G7 में पीएम मोदी से मिलने से पहले ट्रंप कहां भागे? क्या वो होगा जो दुनिया हिला देगा? एक दिन पहले तुर्की को हड़काया, अब कनाडा में खालिस्तानियों का पक्का इलाज करेंगे क्या मोदी? इजराइल के साथ आएगा अमेरिका, ईरान के खिलाफ वो होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट में तूफान ला देगा। और क्या भारत को इसका असर क्या दिखेगा? भारत में आर्मी चीफ मुनीर की कैसे चींचा लेदर हुई है, आज आपको ये सब दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त रौले में दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को जो अपना जलवा दिखाया, इसी का असर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जब विदेश दौरे पर पीएम मोदी गए हैं तो उनकी जबरदस्त धमक दिख रही है। नरेंद्र मोदी इस वक्त कनाडा में हैं, जहां G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता वहां पर आए हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गजब की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जो भारत की चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि भारत ने गजब ठोका पाकिस्तान को, और भारत के बेखौफ अंदाज की चर्चा हो रही है, उसकी चर्चा के बीच अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स के बीच बैठे हैं तो दुनिया भर की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स पर है। G7 के सम्मेलन से पहले ही हर जगह चर्चा चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिलने वाले हैं, भाई उनका आमना सामना होने वाला है और क्या होगा। ट्रंप और मोदी की मुलाकात को लेकर गजब की चर्चा हो रही थी, लेकिन यह मुलाकात हो ही नहीं पाई क्योंकि नरेंद्र मोदी के G7 में पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां से सब कुछ छोड़ छाड़कर जल्दी में निकल गए अमेरिका के लिए। ट्रंप ने कह दिया कि बहुत बड़ा काम आ गया है बॉस, जाना होगा मुझे। ट्रंप तो G7 सम्मेलन में फोटो खिंचवाकर और सम्मेलन बीच में छोड़कर भागे भागे अमेरिका पहुंच गए। क्यों पहुंचे आज आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन G7 में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। G7 में भारत का जलवा दिखना बाकी है और पाकिस्तान की धुलाई बची हुई है। कनाडा पहुंचकर पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान और खालिस्तानियों को तगड़ा मैसेज दे दिया। G7 बीच में छोड़कर जाने वाले ट्रंप क्या बड़ा करने वाले हैं, और ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की भूमिका क्या होगी, पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी कैसे एक्सपोज करने वाले हैं, ग्लोबल लेवल पर एक महायुद्ध सामने खड़ा हो गया है क्या, इस सारी हलचल की एक झलक देखिए, फिर विस्तार से चीजें बताता हूं। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. कनाडा पहुंचते ही पीएम मोदी ने बता भी दिया है कि G7 की मीटिंग में उनका क्या एजेंडा रहने वाला है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो समिट में अलग अलग लीडर्स से मिलने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो G7 समिट में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। ग्लोबल साउथ से पीएम मोदी का मतलब ऐसे देशों से है जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए। पीएम मोदी अक्सर ऐसे देशों की आवाज उठाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ग्लोबल लीडर से मिल रहे हैं और यह बात क्लियर है कि G7 में भी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई करने वाले। आप देखिए, इस G7 में जाने के पहले नरेंद्र मोदी जिस तरह से साइप्रस गए, वहां जो गॉगल वॉगल लगा के तस्वीरें हैं, भाई तुर्की और पाकिस्तान ऑलरेडी छिलबिला रहे। और अब वहां G7 में क्या होगा? भाई जो देश एटम बम रखने पर ईरान की ठुकाई का समर्थन कर रहे हैं, वो फिर पाकिस्तान जैसे देश के पास एटम बम होने पर चुप कैसे रह सकते हैं? नहीं पूछेंगे नरेंद्र मोदी कि भाई ईरान रखेगा एटम बम तो आपको दिक्कत है, और यहां पाकिस्तान जैसा आतंक को पालने वाला देश रखे हुए तो आपको दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम पर भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाले रखा है, तो उसका एटम बम सुरक्षित कैसे है दुनिया के लिए? अगर ईरान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा है तो पाकिस्तान के एटम बम भी दुनिया के लिए खतरा होंगे ना, क्योंकि ये कभी भी आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। और नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने G7 में भी लिख कर रख लीजिए कि पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया है पिछले 10 साल से, 11 साल से, कि तुम्हारा आतंकवाद मेरा आतंकवाद नहीं चलेगा, तुम्हारे यहां टेररिज्म के लिए अलग पैमाने, मेरे यहां अलग होंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तुम्हारा कटता है, खून निकलता है तो तुमको दर्द होता है, तो हमारे यहां भी वैसा ही होता है। सबसे बड़ा सवाल तो अमेरिका जैसे देशों पर उठता है, क्योंकि अमेरिका ने तो खुद हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है,
खुद अमेरिका ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान इन आतंकियों को पाल कर बैठा है और अमेरिका जैसे देश इस पर अपनी आंखें बंद करके बैठे। पाकिस्तान को लेकर ऐसी हिपोक्रेसी अब नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी इसीलिए पूरी दुनिया में लगातार अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं और दुनिया को पता चल रहा है कि जिस पाकिस्तान पर दुनिया आंखें बंद कर लेता है, उसके आतंकी सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी कनाडा के पीएम से भी मिलने वाले हैं। कनाडा के पीएम ने नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 में खुद इनवाइट किया था। कनाडा के पीएम पहले जस्टिन ट्रूडो थे, जो खालिस्तानियों को बढ़ावा देते थे, लेकिन कनाडा के नए पीएम ने खुद पीएम मोदी को फोन करके कहा था कि कनाडा भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। कनाडा को अगर संबंध सुधारने तो खालिस्तानियों पर एक्शन लेना ही होगा। कनाडा में खालिस्तानियों को ट्रूडो ने खुली छूट दे रखी थी। नरेंद्र मोदी कनाडा के नए पीएम से साफ साफ कहेंगे कि कनाडा में भारत विरोधी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी, इन्हें बंद करो। जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, आतंक और पानी का बहाव साथ नहीं चल सकता, वैसे ही नरेंद्र मोदी ये मान के चलिए कि कनाडा को बता के आएंगे कि भारत से बिजनेस करना है तो ये जो खालिस्तानी बैठे हैं, वहां लाखों सिख समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनमें से जो छुट्टन भर है वो ज्यादा उछलते हैं, खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए। तो इनको कंट्रोल करो यार। ये बोल के आएंगे मोदी। भारत का विरोध करने वाले दुनिया में कहीं भी रहें, नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वाले नहीं। कल ही हमने आपको बताया था कि G7 में आने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने तुर्की को निपटाया था। पीएम मोदी ने G7 में आने से पहले साइप्रस जाकर गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला, जिससे पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की हालत खराब हो गई। तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देता है, तो नरेंद्र मोदी साइप्रस में उस जगह तक गए जहां तुर्की अवैध कब्जा करके बैठा है और तुर्की को मैसेज दिया कि कश्मीर के बारे में बोलना बंद कर दो, वरना हम जब साइप्रस के साथ खड़े होंगे तो जैसे पाकिस्तान को मारा तुमको खुल्लम खुल्ला मार देंगे, बेकार की बात ना करो। नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान के दोस्तों से लेकर कनाडा के खालिस्तानियों तक सबकी जबरदस्त धुलाई कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप क्यों G7 की मीटिंग छोड़कर अचानक अमेरिका भाग गए, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। G7 देशों का यह सम्मेलन कनाडा में तब चल रहा है जब इजराइल और ईरान का युद्ध अब हदें पार कर चुका है। अब तक जो बमबारी हुई थी वो सिर्फ ट्रेलर थी बॉस, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी, क्योंकि अब अमेरिका इस युद्ध में कूद सकता है। और इस बात की चर्चा तब से हो रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग बीच में छोड़कर अचानक अमेरिका भागे भागे चले गए। अब कोई हल्की फुल्की बात तो होगी नहीं कि G7 की मीटिंग छोड़े और चले गए। कुछ तो ऐसा साइन करना होगा, कुछ तो ऐसा ऑर्डर देना होगा, कुछ तो ऐसी मीटिंग करनी होगी जो फोन पे नहीं हो सकती, जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। ट्रंप का वहां अमेरिका में रहना जरूरी होगा, इसीलिए ना गए होंगे दौड़ के, नहीं तो कोई G7 जैसा समिट छोड़ के जाता है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वो ईरान इजराइल के बीच कोई सीज फायर नहीं करवाने जा रहे, बल्कि इससे भी बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद से पूरी दुनिया में खलबली मची है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में क्या बड़ा करने वाले हैं। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की? क्या ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी को मारने का ऑर्डर देने वाले हैं? क्या ट्रंप सीधे इजराइल और ईरान के युद्ध में कूदकर ईरान को बर्बाद करने वाले हैं? क्या ट्रंप अमेरिका के ताकतवर हथियारों से ईरान की न्यूक्लियर साइट को धुआं धुआं करने वाले हैं? क्या ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करने वाले हैं? क्योंकि भाई एक चीज तो क्लियर है, यह आदमी बीच में G7 समिट छोड़ के ऐसे ही नहीं गया होगा। यह हल्की बात नहीं है और ट्रंप का कोई भरोसा भी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा प्लान तो चल रहा है और उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि सभी लोग तुरंत ईरान की राजधानी तेहरान को खाली कर दें। अब तेहरान खाली करा रहे हैं तो हवा में तो नहीं करा रहे होंगे, मैं जाऊंगा पिकनिक मनाऊंगा, इसका मतलब तेहरान पर संकट है। ट्रंप ईरान को धमका चुके हैं कि ईरान तुरंत डील करे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो टाइम भी नहीं बचा है। ट्रंप ईरान में टोटल तबाही के संकेत दे चुके हैं। ट्रंप G7 की मीटिंग से भी यह कहकर निकले कि उन्हें कनाडा से जल्दी निकलना होगा और कनाडा से निकलते ही वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया कि अब कोई सीज फायर भी नहीं होगा, बल्कि ईरान का चैप्टर ही क्लोज होगा। सुनिए ट्रंप का वो बयान जिसको लेकर दुनिया भर में हंगामा मच गया है कि क्या ही होने वाला है। फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप अगर ईरान इजराइल के युद्ध में कूदे तो क्या कयामत आएगी। What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that would be permanent. Yeah, or giving up entirely. Is That's that okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24, Why 48 not? hours? Certainly possible. Complete give up. That's
It's possible. हालांकि चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि यही अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है। जब रूस और यूक्रेन लड़ते हैं तो ये भाई साहब कहते हैं कि सीज फायर कर लो, बातचीत करो ना यार, ये युद्ध करने का टाइम है, क्या कर रहे हो तुम लोग। जब भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं और भारत पाकिस्तान को ठोकता है तो ये भाई साहब कहते हैं कि यार छोड़ो ना, इतना तो मार लिए उसको। पाकिस्तान से कहते हैं बात करो भारत से, खत्म करो मामला, नहीं तो बहुत मारेगा भारत। वहां डील और सेटिंग की बात होती है। और जब अपने दुश्मन की बात आई, क्योंकि ईरान और अमेरिका की बनती नहीं, तनातनी का मामला है, तो कह रहे हैं सीज फायर नहीं, अब तो अंत होगा। क्यों भाई, तुम्हारा दुश्मन है तो अंत होगा। दूसरे लोग अपने दुश्मन को छोड़ दें क्योंकि तुम कहते हो। ट्रंप सोचकर बैठे कि ईरान सरेंडर कर देगा, क्योंकि इजराइल जिस तरह से ईरान को ठोक रहा है उससे पूरे ईरान में हाहाकार मचा है। लोग ईरान की राजधानी तेहरान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तेहरान पर जबरदस्त बमबारी हो रही है, लोग जान बचाकर ईरान छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें तेहरान की सड़कों की हैं। तेहरान से बाहर जाने के लिए लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के ईरान से निकल रहे हैं भाई, कि इजराइल बहुत मार रहा है। तेहरान में इजराइल ने किस तरह से कहर ढाया हुआ है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। बीच राजधानी में इजराइल के बम गिर रहे हैं, तेहरान जल रहा है। हमने कल ही आपको दिखाया था कि कैसे ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर इजराइल के बम गिर गए थे और उस वक्त एंकर न्यूज पढ़ रही थी। कैसे ये धमाका हुआ, इजराइल के बम गिरने के बाद ईरान के सरकारी न्यूज चैनल का दफ्तर कैसे जबरदस्त तरीके से जल रहा था। आप तस्वीरें देखिए भाई, पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गई। یونس شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار तो ये जो लड़का बोल रहा है, इसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो वहां का सरकारी न्यूज चैनल का बिल्डिंग है। भाई आग लगी हुई है। जिस तरह से ईरान का सरकारी न्यूज चैनल का दफ्तर जला, वैसे ही पूरा ईरान जलेगा। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म नहीं कर देता। इजराइल ने बात साफ कर दी है कि अब युद्ध तभी रुकेगा जब खामनेई का खात्मा हो जाएगा। खामनेई को इजराइल पहले ही मार देता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोक रखा था। लेकिन अब जब ट्रंप खुद ईरान के अंत की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि खामनेई का खेल खत्म हो सकता है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका के 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। दूसरा टारगेट है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का खात्मा कर देना। और तीसरा टारगेट है ईरान में खामनेई को हटाकर वहां पर नई सरकार बनाना। इसमें 2 टारगेट पर तो इजराइल ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन तीसरे टारगेट यानी ईरान में तख्ता पलट को करना और वहां पर कट्टरपंथियों को सरकार से हटाने के लिए ईरान का सरेंडर करना जरूरी है। और ईरान ये सरेंडर तभी करेगा जब अमेरिका इस युद्ध में कूद जाए, क्योंकि अमेरिका अगर कूदा तो इसका मतलब यह है कि फिर ईरान की टोटल तबाही। ईरान को दुनिया में फिर कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो ईरान को तुरंत सरेंडर करवा देंगे। आप खुद देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब सबसे घातक साबित हो सकते हैं। ये ऐसे बॉम्ब हैं जिनका इस्तेमाल उन ठिकानों को उड़ाने के लिए होता है जो जमीन के अंदर छिपे होते हैं। आप देखिए ना भाई, देखिए वो अंदर जाके फोड़ दे रहा है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब है, इसमें इतनी ताकत होती है जमीन का सीना फाड़ के अंदर चला जाता है। जमीन नहीं रोक पाती, कहता हटो यार, मैं अंदर जाके मारूंगा। यह बॉम्ब खास तौर पर बंकर टनल को खत्म करने के काम आता है। अमेरिका के पास सबसे आधुनिक GBU-57 AB पेनिट्रेटर बॉम्ब भी है। यह देखिए, इस बॉम्ब का वजन 13,600 किलोग्राम है। यह बॉम्ब जमीन के अंदर 200 फीट की गहराई में जाकर फटने की क्षमता रखता है। पहले 200 फीट अंदर जाएगा तब फटेगा। देखिए, किसी भी अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह करने के लिए एक के बाद एक बंकर बस्टर बॉम्ब्स को गिराकर जमीन के अंदर छिपे टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। यह घातक बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास है, इसलिए ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में कूदने का मतलब है ईरान की संपूर्ण तबाही। और ऐसा भी नहीं कि अमेरिका इजराइल को यह बॉम्ब दे दे और इजराइल ईरान को ठोक दे, क्योंकि ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, ये अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराए जा सकते हैं। मतलब उधारी का मामला नहीं है कि ये काम करे इजराइल, लो मार दो, तुम ही मार दो, ये नहीं, ये इससे गिरेगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर प्लेन 18,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि वो B-2 के साथ 2 बंकर बस्टर बॉम्ब ले जा चुके हैं, जिनका कुल वजन 27,000 किलोग्राम था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के बॉम्बर प्लेन की रेंज 11,000 किलोमीटर है।
ये कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। अब यह भी समझिए कि अमेरिका के ये बंकर बस्टर बॉम्ब कैसे ईरान को घुटने पर ला सकते हैं। दरअसल ईरान ने पहाड़ों के बीच में जमीन के अंदर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई हुई। इस अंडरग्राउंड ठिकाने को फोड़ने के लिए अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब ही काम आएंगे। ईरान के सबसे सीक्रेट और सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो है। ईरान का यह न्यूक्लियर प्लांट तेहरान से 95 किलोमीटर दूर है। ऐसा दावा है कि यह न्यूक्लियर प्लांट जमीन में 260 फीट नीचे बना हुआ है। दावा है कि ईरान ने इस जगह को रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित किया है। यह भी दावा है कि इसी प्लांट में यूरेनियम U-235 का उत्पादन होता है, जो परमाणु बम निर्माण के लिए बेहद अहम है। वैसे तो इजराइल ईरान के एक और परमाणु ठिकाने नतांज तक अटैक कर चुका है, लेकिन फोर्डो अभी इजराइल के हमले से सुरक्षित है और यह भी माना जा रहा है कि फोर्डो प्लांट को खत्म करने तक इजराइल के हमले रुकेंगे नहीं। फोर्डो को फोड़ देने तक, तबाह करने के लिए इजराइल को अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इतना अंदर है, अंदर जाके ना फोड़ना पड़ेगा। ईरान से सारा झगड़ा ही परमाणु बम को लेकर चल रहा है। अगर इजराइल या अमेरिका ईरान के इस परमाणु किले को ध्वस्त कर देंगे तो ईरान के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसने जमीन के अंदर एक पूरा शहर बसाया हुआ है, जहां उसने अपने सारे हथियार और सैन्य ठिकाने बनाए हुए। आप तस्वीर देखिए, जैसे वो आप देखते ना, हमास वालों ने जमीन के अंदर पूरा निर्माण किया रहता है, ये उसका बाप बना रखा है। आप देखिए अंदर कैसे टनल हैं, कैसे हथियार हैं। ये ईरान है। इसी साल ईरानी सरकारी चैनल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ईरान का यह अंडरग्राउंड शहर दिखाया गया था। इस अंडरग्राउंड ठिकाने में सेना के ऑपरेट करने के लिए सारी सुविधा थी। ईरान ने अपनी इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को मिसाइल सिटी बताया था। ईरान की इसी तरह की अंडरग्राउंड सैन्य अड्डों को उड़ाने में अमेरिका के बंकर बम बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ईरान का कितना भी नुकसान हो जाए, ईरान कितना ही बर्बाद हो जाए, जब तक ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई जिंदा रहेगा, तब तक ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बना रहे। इसलिए इजराइल और अमेरिका दोनों का मानना है कि भाई ये खामनेई को तो मारना होगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया कि खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसे होने वाला है। सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति था जिसका तख्ता पलट अमेरिका ने 2003 में कर दिया था। अमेरिका सेना लेकर 2003 में इराक में कूद गया था और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था। सद्दाम हुसैन को पकड़कर अमेरिका ने उस पर केस चलवाया और उसे फांसी दिलवा दी थी। सद्दाम हुसैन का जैसा हाल अमेरिका ने किया था, वैसा ही खामनेई का हाल अमेरिका और इजराइल मिलकर करना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट यह कहकर किया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो दुनिया के लिए खतरा है। ईरान पर भी इजराइल ने यह कहकर हमला किया है कि ईरान कुछ ही वक्त में एटम बम बना लेने वाला है, जिससे वो दुनिया के लिए खतरा बन गया है। हालांकि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली अमेरिका की थ्योरी बाद में गलत साबित हुई थी। ईरान के मामले में भी यह क्लियर नहीं है कि वो एटम बम हासिल करने के करीब है भी या नहीं। लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया कि ईरान एटम बम हासिल करने वाला था या नहीं, क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल दोनों का मकसद सिर्फ ईरान के एटम बम खत्म करना नहीं, बल्कि पूरी तरह से ईरान को खत्म कर देना है, वहां तख्ता पलट कर देना है। अगर ईरान एक बार अमेरिका इजराइल के कब्जे में आ गया तो फिर यहां से मिडिल ईस्ट का गेम पलट जाएगा। आपको नक्शे से समझाता हूं कि ईरान की अहमियत क्या है, जरा आप इसको समझिए कि ईरान चीज क्या है। जरा इस मैप को देखिए आप। जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हम किस जगह की बात कर रहे हैं। इसमें अगर आप गौर करेंगे, ये पूरे मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की जंग की बात है, क्योंकि आप ये देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं काला हिस्सा, ये तेल अवीव है। यानी इजराइल यहां से बैठकर यहां ईरान को ठोक रहा है बॉस। यहां इतना दूर, मतलब ये करीब करीब आप मान के चलिए कि अगर आप तेल अवीव और तेहरान की दूरी देखेंगे, ये ऑलमोस्ट जो है मान के चलिए 2000 किलोमीटर के आसपास है। तो यहां से ठोक रहा है ईरान को। लेकिन अगर आप पूरे इस मैप को देखेंगे, भाई यहीं पर इराक है, सीरिया है, तुर्की है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है और सऊदी अरब है, और यहां पर इजराइल जो है वो बैठा हुआ है। यानी अगर ईरान, जो अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, मिडिल ईस्ट में यहां पर ईरान जो है वो एक बड़ा देश है। अमेरिका अगर ईरान में घुस गया तो फिर तुर्की, रूस, चीन की तिकड़ी का मिडिल ईस्ट में खेल खत्म हो जाएगा और अमेरिका फिर से पूरी दुनिया का दादा बन जाएगा। आप एक बार इस तस्वीर को भी देखिए। अब इसमें आपको अमेरिका भी नजर आएगा। ये देखिए, यहां पर अमेरिका है और ये हम आपको पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा दिखा रहे हैं, जहां पर यूएई,
ईरान, इजराइल आपको यहां पर दिखाया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, साउथ अफ्रीका। लेकिन यहां पर आप देखिए ईरान जो है वो एक बड़ा देश है, बिल्कुल सेंटर में आप यहां देखिए, और इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। यहां पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, जहां पर अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा था। लेकिन भाई ईरान में जाने का मतलब है कि आप मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े देश को कब्जा कर लें, और वहां पर तेल का खेल भी है, यह भी याद रखिए। अफगानिस्तान में वो नहीं था। और यहां ईरान जो है, अगर ईरान में अमेरिका घुस गया तो रूस और चीन और ये तुर्की है, ये सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसलिए ये ईरान में घुसना अमेरिका का जो है वो कोई मामूली बात नहीं होगी, ये याद रखिए। यही वजह है कि आप देखिए कि चीन, रूस और तुर्की तीनों ये बात कह रहे हैं कि इजराइल ईरान का युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए। चीन, रूस और तुर्की तीनों खुलकर ईरान पर इजराइल के हमले की आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के युद्ध से रूस और चीन के बीच होने वाली गैस डील पर खतरा हो सकता है। रूस पाइपलाइन के जरिए हर साल चीन तक 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस देने की डील करने वाला है। इसके लिए सितंबर में पुतिन चीन भी जाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि रूस और ईरान अच्छे पार्टनर हैं। यूक्रेन से युद्ध में ईरान ने ही रूस को कामिकाजे ड्रोन दिए थे। ऐसी भी रिपोर्ट है कि रूस को ईरान से सैकड़ों फतह 360 बैलिस्टिक मिसाइल भी मिली, जो शॉर्ट रेंज में हमला करने में काफी कारगर है। रूस को यह डर है कि अगर ईरान पर मुसीबत आई तो मिडिल ईस्ट में वो अपना एक अहम साथी खो देगा, मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और रूस ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके दोस्त कम हो रखे हैं। इसलिए भी वो युद्ध में उतर सकता है। चीन की बात करें तो वो ईरान का 90% क्रूड ऑयल सस्ते में लेता है। दोनों के बीच मिलिट्री सहयोग भी है। ईरान के हथियारों में चीन के कंप्यूटर चिप का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन को भी झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ईरान ही नहीं, उससे आगे की प्लानिंग के बारे में भी सोच रहा होगा। और अगर अमेरिका घुसा तो हो सकता है ईरान का साथ देने के लिए रूस और चाइना भी घुस जाएं, और इसलिए यह मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है, यह भी ध्यान रखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान इजराइल की लड़ाई का भारत पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जब से ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल के दाम 10% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल का भंडार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास अभी 74 दिन का तेल भंडार मौजूद है। अगर यह युद्ध लंबा चला और ज्यादा भीषण युद्ध हुआ तो कच्चा तेल अभी $70 से $75 प्रति बैरल है, जो $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इससे पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हुआ था। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज भी है। यह समुद्र का बेहद ही संकरा रास्ता है, वो जो आप एकदम चुन्नू सी जगह देख रहे हैं, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहते हैं। जो आप ईरान का लाल हिस्सा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे पहाड़ जैसा एक छेद बना हुआ है जहां पर एरो गया हुआ है। तो आपको एक बार यहां दिखाता हूं, एक बार इसको देखिए। ये आपको जो दिखा रहा हूं ना, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अगर आप ये देखेंगे, पर्शियन गल्फ है, यहां कुवैत है, ये यूएई है, और जो तेल जाता है ना बॉस, अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से इसी तरह से होते हुए उसको जाना पड़ता है। ये देखिए, ये है रास्ता, ये देख रहे हैं। अब अगर ईरान ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया बॉस, तो फिर है कांड। ये समुद्र का बेहद ही संकरा रास्ता है, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी रास्ता है। यहीं से दुनिया भर के जहाज तेल लेकर निकलते हैं। दुनिया में रोज तेल की जितनी खपत होती है उसका 20% हिस्सा इसी रूट से होकर जाता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो दुनिया के लिए तेल सप्लाई कम हो जाएगी और इससे तेल का नया संकट आ सकता है। लेकिन भारत सभी संभावनाओं को देखते हुए तेल सप्लाई के लिए वैकल्पिक रास्ते ऑलरेडी खोज रहा है, जिसमें कैसे भी हालात बने भारत को कोई दिक्कत ना हो। ऊपर से वैसे ही भारत अब रूस से अच्छा खासा तेल लेता है, अमेरिका से तेल लेता है, तो भारत जो है वो बहुत मुश्किल की स्थिति में अभी तो नहीं दिख रहा तेल के मामले में। मैं कह रहा हूं ईरान भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके। ईरान पर भले ही इजराइल के बम फूट रहे हों, लेकिन वो अमेरिका को भी धमका रहा है। ईरान के सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि इजराइल पर हमला करना जितना मुश्किल है उससे आसान है इस इलाके में अमेरिकी हितों, सैन्य अड्डों और युद्धपोतों को निशाना बनाना। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच 5वें दिन भी जबरदस्त वार पलटवार जारी है, उससे सवाल उठे हैं कि क्या अमेरिका की मदद के बिना इजराइल ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा या नहीं। क्योंकि 5 दिनों की लड़ाई में भले ही ईरान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल के शहरों में भी तबाही मची नजर आई। आज ईरान ने तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया। इस हमले के बाद मोसाद के हेडक्वार्टर से धुआं उठता नजर आया। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के निदेशालय पर भी मिसाइल दागी।
इजराइल के आयरन डोम ने इन मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए 10 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, लेकिन बिल्डिंग को तबाह होने से नहीं बचा पाए और वहां जोरदार धमाके होते नजर आए। सेंट्रल इजराइल के हर्जेलिया शहर में भी ईरान की मिसाइलें मौत बनकर बरसी। मिसाइल फटने से वहां एक बस तक में आग लग गई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये इजराइल की तस्वीर है। मिसाइल फटने के बाद इमारतों से आग की लपटें भी उड़ती हुई नजर आई। ईरान के ऐसे पलटवार की वजह से इजराइल चाहता है कि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद जाए, जिससे ईरान का सरेंडर तुरंत रुक करवाया जा सके। इजराइल अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तेहरान खाली करने की धमकी देने के बाद इजराइल ने भी हमले तेज कर दिए। आज इजराइल ने एयर स्ट्राइक में ईरान की सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को मार गिराने का दावा किया। शादमानी को ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का करीबी माना जाता है। शादमानी ने 4 दिन पहले ही वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी। यानी भाई साहब ने अभी अभी जिम्मेदारी संभाली, इनको भी निपटा दिया इजराइल ने। इजराइल की बमबारी से तेहरान में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं, धुआं हर तरफ दिख रहा है। इजराइल ने तेहरान का वो हाल कर दिया है कि जिधर देखिए उधर बम फटते दिख रहे हैं। आज तेहरान में हुए एक बड़े हमले में इजराइल ने मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने सटीक एयर स्ट्राइक में तेहरान एयरपोर्ट पर खड़े ईरान के 2 F-14 फाइटर जेट तबाह करने का दावा किया है। इजराइल ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें फाइटर जेट पर बम गिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की आर्मी ने ईरान पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उसने मिसाइल लॉन्चर से लदे ट्रकों को उड़ाने का दावा किया जो तेहरान की तरफ जा रहे थे। भाई इजराइल तो बम पर बम मार के ईरान को फोड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहां गया जो कह रहा था कि मुस्लिम देश के नाते वो ईरान को बचाएगा? आओ बचाने, कहां खड़े हो? बम तो इजराइल और ईरान में फूट रहे हैं। चीथड़े पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उड़ रहे हैं। पहले मुनीर ने इंडिया से पंगा लिया तो दुनिया में पाकिस्तान का खेल एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में लुटी इज्जत बचाने के लिए मुनीर ने अमेरिका के आर्मी डे में मेहमान बनने का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, वो भी एक्सपोज हो गया। पता चला कि मुनीर प्रवासी पाकिस्तानियों से मिलने के लिए अमेरिका गया है, अमेरिका ने उसे नहीं बुलाया आर्मी डे पर। उसकी इस मुलाकात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साजिद तरार भी नजर आ रहा है, जो पहले मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थकता। लेकिन प्राइवेट दौरे पर अमेरिका पहुंचे मुनीर की वहां भी भयंकर छीछालेदर हो गई। अमेरिका में ही पाकिस्तानियों ने मुनीर को घेर लिया और भर भर के कोसने लगे। ये तस्वीरें वॉशिंगटन के उस होटल की हैं जिसमें मुनीर ठहरा हुआ है। उसके बाहर पाकिस्तानियों ने एक बिलबोर्ड लगा दिया जिसमें मुनीर के अत्याचारों के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। और जब मुनीर की कार होटल के बाहर पहुंची तो उसे गीदड़, शेम ऑन यू और भी न जाने क्या क्या कहा गया। सुनिए कैसे मुनीर की चीचा लेदर हो रही है अमेरिका में, और कर भी रहे हैं पाकिस्तानी। Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Gidar, Gidar, Gidar! Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame, shame, shame! अब इन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, इनको शर्म नहीं आती। शेम शेम बोलने से क्या होगा। और जब आसिम मुनीर का काफिला कार से उतरकर वॉशिंगटन में होटल की लॉबी में पहुंचा, वहां पहले से मौजूद पाकिस्तानियों ने मुनीर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल और पाकिस्तानियों का कातिल भी बताया, वो भी देखिए। आसिम मुनीर इस्लामाबाद का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल, और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। पाकिस्तानी नेताओं की इंटरनेशनल बेइज्जती तो इतनी कॉमन हो चुकी है कि पाकिस्तान के नेताओं को इसकी आदत पड़ गई है। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक तो इसे देखकर अपना माथा पीटती है कि कैसे लोग उसका देश चला रहे हैं, जिसे प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया, वो अमेरिका जाकर अपनी भद पिटवा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक कैसे माथा पीट रही है, देखिए। इनकी 2 टके की औकात नहीं है। ये गली मोहल्ले में जाते हैं, लोग उनको जूते मारते हैं, गालियां देते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को या दुनिया के किसी और आर्मी चीफ को अमेरिकी फौज की 250वीं जो एक एनिवर्सरी है, उस परेड के मौके पे दावत दी गई। किसी को दावत नहीं दी गई और ये खबरें झूठ थी और झूठ फैलाया गया। लेकिन जो पाकिस्तानी टाउट्स हैं, उन्होंने गेम चक के रख दी। PMLN के अकाउंट्स हो या दीगर हो, उन्होंने कहा जनाब कमाल ही हो गया भाई, आसिम मुनीर साहब के आगे बिछ गया डोनाल्ड ट्रंप, तेंज हो गया तो उंज हो गया। कहानी के ऊपर कहानी, कहानी के ऊपर कहानी, ऐसी ऐसी कहानियां ज़मीन आसमान के कलाबे इन्होंने मिलाए
कि पता नहीं क्या हो गया, भगड़े डाल दिए, गिद्दे डाल दिए इन्होंने माइये गाना शुरू कर दिए आसिम मुनीर साहब के और डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब वो तो काम ही कोई नहीं हुआ। सोचिए पाकिस्तान कितना दो कौड़ी का देश है कि उसे अमेरिका से इज्जत मिल रही है, यह भी झूठ बोल के फैलाना पड़ता है, क्योंकि उसे असल में इज्जत भी नहीं मिलती। असीम मुनीर जब अमेरिका गया था तो पाकिस्तान में इसकी बहुत चर्चा हो रही थी कि अमेरिका ने तो असीम मुनीर को गजब तरीके से खातिरदारी के लिए बुलाया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी, जिसके बाद साफ हो गया कि मुनीर को ट्रंप ने इनवाइट नहीं किया था, गेट आउट बोला था। सुनिए मुनीर के इस झूठ पर पाकिस्तानी जनता खुद क्या बता रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। उन्होंने कहा है ना हमने आसिम मुनीर को इनवाइट किया, ना किसी और मुल्क के जनरल को इनवाइट किया है, दिस इज नॉट। तो वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया। तो अब आप जो हैं, ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी। व्हाइट हाउस से पूछा गया कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या किसी भी आर्मी चीफ को बुलाया है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि हमने दुनिया की किसी भी फौज के आर्मी चीफ या जनरल को इस परेड में इनवाइट नहीं किया। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, दुनिया का ये दूसरा बड़ा अंग्रेजी बिजनेस का अखबार है। एक तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है, उधर भारत का जलवा यह देखिए कि भारत की जबरदस्त तारीफ हर जगह हो रही है। ईरान इजरायल के युद्ध के बीच भी जिस तरह से भारत अपने लोगों को युद्ध के मैदान से निकलवा रहा है, उसकी भी चर्चा हो रही है। आप देखिए, पीएम मोदी ने G7 समिट के लिए रवाना होने से पहले ही ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का पुख्ता प्लान तैयार किया। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को अर्मीनिया के रास्ते वापस लाया जा रहा है, जिसके लिए कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अर्मीनिया के विदेश मंत्री से बात की और आज तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों का ग्रुप अर्मीनिया के बॉर्डर पर भी पहुंच गया। इस ग्रुप में 110 छात्र शामिल हैं। इन छात्रों को बसेस की मदद से अर्मीनिया के बॉर्डर तक लाया गया। ईरान से बचकर अर्मीनिया बॉर्डर पहुंचे भारतीय छात्र भर भर कर मोदी सरकार का आभार जता रहे हैं। सुनिए छात्र क्या कह रहे हैं। Special regards to the Government of India and the Embassy of India, who are working relentlessly, tirelessly and handling the logistics to ensure the safety of the citizens of India. We, the students of Unya University, are the first-hand witnesses of how the government and the embassy are determined to protect the lives of the citizens of India. इसी तरह से ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों और उसके बाद भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के अलग अलग शहरों में करीब 1500 भारतीय छात्र फंसे हैं। इनमें से ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट हैं और सबसे ज्यादा 120 छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इसके अलावा ईरान में भारत के करीब 8500 नागरिक भी फंसे हुए हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इन्हें भी जल्द से जल्द निकाला जा सके। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया और बताया कि तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षा की वजह से शहर से बाहर निकाल लिया गया है। इसका इंतजाम तेहरान में भारतीय दूतावास ने किया। तेहरान में फंसे जो भारतीय खुद से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने में सक्षम हैं, उन्हें भी मौजूदा हालात देखते हुए शहर छोड़ने की सलाह दी गई है। कुछ भारतीयों को अर्मीनिया से लगे बॉर्डर के जरिए ईरान से निकाला जा रहा है। भारतीय दूतावास ऐसे लोगों के लगातार संपर्क में है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को रेस्क्यू 3 स्टेप्स में किया जाएगा। पहला स्टेप, ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को अर्मीनिया के नॉर्दुज बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा स्टेप, नॉर्दुज बॉर्डर से भारतीय छात्रों को अर्मीनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाया जाएगा और तीसरा स्टेप, येरेवन एयरपोर्ट से भारतीय छात्रों को भारत लाया जाएगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि भारत सरकार ने अपने छात्रों के रेस्क्यू के लिए अर्मीनिया को ही क्यों चुना। दरअसल ईरान का जमीनी बॉर्डर 7 देशों से लगता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की और इराक। इसके अलावा ईरान की समुद्री सीमा ओमान से लगती है। इन सभी देशों में अर्मीनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से सबसे कम दूरी पर है और अर्मीनिया के साथ भारत के संबंध भी काफी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच पिछले 5 सालों में कई अहम डिफेंस डील हो चुकी हैं। ईरान और अर्मीनिया के बीच किसी तरह का सीमा विवाद या सैन्य तनाव भी नहीं है। ऐसे में अर्मीनिया से भारतीय छात्रों को फ्लाइट के जरिए लाना आसान रहेगा, क्योंकि अर्मीनिया का येरेवन एयरपोर्ट ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के बाद भी पूरी तरह से काम कर रहा है, चालू है। लेकिन वहां तो एयरपोर्ट चालू है, यहां एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है? पाठशाला में अगली क्लास देखिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बीते 24 घंटे में विमानों में वो संकट कि पैसेंजर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम, कहीं फ्लाइट कैंसिल। प्लेन में बैठने के पहले ये चैप्टर जरूर देख लेना भाई, क्योंकि खबरें आनी रुकी नहीं रही।
कल ही हमने आपको पाठशाला में बताया था कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कैसे लोगों को डरा दिया है, और डर के इस माहौल को बढ़ाने वाली खबरें अभी भी आई जा रही हैं, रुकी नहीं रही हैं। कभी किसी विमान में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, तो कभी तकनीकी दिक्कत की वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है, और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह सबसे तनाव की वजह है। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में ही एयर इंडिया की कम से कम 8 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आ गई है। पिछले 24 घंटे में कम से कम 6 फ्लाइट्स को रद्द कर देना पड़ा। लगातार दूसरे दिन एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट कैंसिल हो गई। लंदन, अमृतसर, दिल्ली, दुबई और बेंगलुरु लंदन की उड़ानें भी टालनी पड़ी हैं। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई की एक फ्लाइट में टेक्निकल एरर की वजह से यात्रियों को कोलकाता में उतारना पड़ गया। भाई मतलब रोज ही ऐसी खबर आ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो गया है भाई, कि एकदम से कुछ दिक्कत निकल रही है। इसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। एक तो अब एयरलाइंस कंपनियां फ्लाइट की सुरक्षा को लाइटली लेने से बच रही हैं, और दूसरी ये कि फ्लाइट में कोई भी फॉल्ट पता लगते ही पायलट खुद विमान उड़ाने से मना कर दे रहे हैं, क्योंकि पायलट को डर यह भी है कि कहीं अगर दोबारा कोई हादसा हो गया तो भाई पायलट की भी तो जान जाती है, और दोष भी उस पर मर दिया जाता है। क्योंकि दुनिया भर में ट्रेंड रहा है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो जांच रिपोर्ट में पायलट की गलती निकलती है, सबसे ज्यादा हाईलाइट करके उसे ही दिखाया जाता है। अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी ऐसी थ्योरी चल रही है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि गलती चाहे किसी की भी हो, वजह चाहे कोई भी हो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश का खौफ अभी भी कम नहीं हो रहा है। आज प्लेन क्रैश के बाद का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर भी लोग फ्लाइट में यात्रा करने से डर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हवाई सफर के दौरान उनकी रक्षा भगवान भरोसे है, इसलिए अब उड़ती हुई फ्लाइट में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मतलब हर तरफ हवाई सफर को लेकर असुरक्षा का माहौल जो है वो लोगों के अंदर घर कर गया है, जिसका पूरा चैप्टर आपको दिखाऊंगा। लेकिन लोग कैसे डर रहे हैं, जरा उसका ट्रेलर देखिए। जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। वो बोला कि नहीं आज की कैंसिल है, कोई रीजन नहीं देता था। हवाई सफर करने वाले पैसेंजर से लेकर पायलट तक और फ्लाइट ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस तक, सब में अहमदाबाद हादसे के बाद से एक कैसी दहशत है वो आप इससे समझिए कि 12 जून को एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई थी, अब उस फ्लाइट का नंबर बदल दिया गया है। अब अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को AI-171 की जगह AI-159 कॉल साइन दिया गया है। लेकिन इस फ्लाइट का नंबर और पहचान भले ही बदल गए, अब तक उस पर मंडरा रहा संकट खत्म हुआ है या नहीं, यह सवाल खड़ा हो रहा है। आज एक बार फिर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार AI-159 को टेक ऑफ से कुछ मिनट पहले कैंसिल कर दिया गया। इस फ्लाइट को दोपहर 1:10 पर उड़ान भरनी थी। सूत्रों के मुताबिक टेक ऑफ से ठीक पहले हुए रूटीन चेकअप के दौरान फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि एयर इंडिया ने क्या सफाई दी है। अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीजन होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अथॉरिटी को बोला क्यों कैंसिल है, हम क्या करेंगे, हमें को लीगल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाने वाला है। तो वो बोला कि नहीं आज की कैंसिल है, कोई रीजन नहीं देता था। मगर मैं तो अथॉरिटी को मिलकर बोला कि हम आपको नोटिस देते हैं, कोई रीजन तो चाहिए ना, कि बस आप ऐसे बोलो यहाँ असंख्य सभी पैसेंजर इधर उधर भटक के कहाँ से आए होता है। तो बता रहे टेक्निकल खामी नहीं, उसमें ऐसे बोला कि डिले है तो शाम को आएगी, शाम को ये फ्लाइट जो आपको ले जाएगा तो रात को लैंड या लंदन में नहीं होगी, इसलिए कल आपको 11:40 बजे ले जाएंगे। प्लेन क्रैश के बाद यह दूसरी बार है जब अहमदाबाद लंदन की एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल हुई। 12 जून को प्लेन क्रैश के बाद अहमदाबाद से लंदन की पहली फ्लाइट सोमवार को उड़नी थी, लेकिन उसे भी ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया था। एयर इंडिया का दावा है कि ऐसा तकनीकी खामियों की वजह से नहीं हो रहा। आज अहमदाबाद लंदन फ्लाइट कैंसिल होने पर एयर इंडिया ने सफाई दी और कहा कि अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट AI-159 को एयरक्राफ्ट की कमी के चलते रद्द किया गया है, ना कि तकनीकी खामी की वजह से। एयर इंडिया के मुताबिक एयर स्पेस प्रतिबंधित होने और अतिरिक्त जांच के चलते एयरक्राफ्ट को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। एयर इंडिया भले ही सफाई दे रहा है कि कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, लेकिन एयर इंडिया के प्लेन्स में जो खबरें आ रही हैं कि भाई डिले हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
वो लगातार आ रही हैं। आप देखिए कि सोमवार को सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी आने की खबर आई, जिसकी वजह से फ्लाइट में सवार यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बोइंग 777 वर्ल्ड लाइनर विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई और फिर सुबह करीब 5:15 बजे कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वो प्लेन से नीचे उतर जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या नजर लग गई है, देश को क्या हो गया है कि एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही है। प्लेन क्रैश के बाद से एयर इंडिया की उड़ानों में तकनीकी खामियों की खबरें लगातार आ रही हैं। आज एयर इंडिया की लंदन टू अमृतसर फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। दिल्ली से पेरिस की फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया। 16 जून यानी कल हांगकांग से दिल्ली की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने पर उसे वापस हांगकांग में उतरना पड़ा। कल ही दिल्ली से रांची की एयर इंडिया फ्लाइट को तकनीकी समस्या आने पर उड़ान भरने के तुरंत बाद वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन बात एयर इंडिया या किसी और एयरलाइंस की नहीं है। विमानों में टेक्निकल खामियों की खबरें इसलिए भी ज्यादा आ रही हैं कि पायलट्स फ्लाइट सेफ्टी को लेकर वो कोई गलती नहीं करना चाहते, कोई चूक नहीं हो ये चाह रहे हैं, इसलिए वो जरा सा भी संदेह होने पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं। ऐसा ही रविवार को एयर इंडिया की दिल्ली वडोदरा फ्लाइट में हुआ, जब उड़ान भरने के आधे घंटे के अंदर ही पायलट को लैंडिंग गियर में गड़बड़ी होने का शक हुआ, जिसके बाद पायलट ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया और वापस दिल्ली में लैंडिंग की परमिशन मांगी। हालांकि खबर है कि बाद में खराबी ठीक होने पर फ्लाइट वडोदरा में ही लैंड हुई। एक के बाद एक विमानों में तकनीकी गड़बड़ियों की जो बातें चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, उससे लोग भी पैनिक में आ गए। ऊपर से अहमदाबाद प्लेन क्रैश के जो नए नए वीडियोज आ रहे हैं वो देखकर लोग सदमे में। अब प्लेन क्रैश से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छात्र आग से जान बचाने के लिए बैल्कनी से कूदते नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए। क्रैश होने के बाद प्लेन मेडिकल कॉलेज के इसी बिल्डिंग के अंदर घुस गया, जिससे भयानक आग लग गई। उसी दौरान ये छात्र अपनी जान बचाने के लिए बैल्कनी से कूदने लगे थे, जिसकी अब तस्वीर बाहर आई है। नहीं पड़ा। पहले प्लेन क्रैश, फिर उससे जुड़े खौफनाक वीडियोस और अब फ्लाइट में डिले, तकनीकी खराबी, ये वो तमाम खबरें सुनकर लोग घबराए हुए हैं। लोग भगवान भरोसे हवाई यात्रा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आजकल फ्लाइट्स में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हो रहा है, जिसका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। आप देखिए कैसे फ्लाइट में अंधेरा होते ही यात्रियों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। भाई लोग घबराए हुए हैं। हर प्लेन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन भाई क्यों, किसको पता किस प्लेन में है नहीं है। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि एयर ट्रैवल जो है वो सबसे सेफ ऑप्शन होता है। इससे कहीं ज़्यादा हादसे सड़क पर होते हैं रोज़, लेकिन अब चूंकि घटना नहीं है, इस तरह की कुछ खबरें आ गई तो लोग जो हैं वो थोड़ा घबराए अंदर से, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं प्लेन में बैठे बैठे। ऐसी दहशत इसलिए है क्योंकि लोगों के दिलों दिमाग से अहमदाबाद प्लेन क्रैश की तस्वीरें नहीं निकल रही। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों में से अब तक 162 शवों के डीएनए मिल चुके हैं। आज सुबह 101 शव उनके परिवार वालों को सौंपे गए, जिनमें कैप्टन सुमित सबरवाल का शव भी था। कैप्टन सुमित सबरवाल ही क्रैश हुए विमान के पायलट थे। आज मुंबई में कैप्टन सुमित सबरवाल का अंतिम संस्कार हुआ। कैप्टन सबरवाल को उनके पिता ने मुखाग्नि दी। इस दौरान कैप्टन सबरवाल के 82 साल के पिता की आंखों में बेबसी और दर्द साफ दिख रहा था। बेटे की याद में उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अपने बेटे को हाथ जोड़कर अंतिम विदाई देते हुए पिता को टूटते देखना हर किसी की आंखों को नम कर गया। कैप्टन सबरवाल ने प्लेन क्रैश होने से पहले मे डे की कॉल की थी, लेकिन वो विमान को हादसे का शिकार होने से नहीं बचा पाए। वो एक बहुत अनुभवी पायलट थे। कैप्टन सबरवाल तब से ड्रीमलाइनर उड़ा रहे थे जब साल 2012 में ये भारत में आया ही था, यानी वो पिछले 13 सालों से इस विमान के साथ फेमिलियर थे। इतना ही नहीं, सुमित सबरवाल के पास 8200 घंटे की फ्लाइंग का अनुभव था और वो दूसरे पायलट्स को ड्रीमलाइनर उड़ाने की ट्रेनिंग देते थे। यानी कैप्टन सबरवाल बेहद अनुभवी पायलट थे। वो ड्रीमलाइनर विमान की रग रग से वाकिफ थे। अगर उन्हें जरा सा वक्त और मिल गया होता तो शायद वो क्रैश होने से रोक लेते। लेकिन अब लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट की गलती थी। भाई जिसको जो लग रहा है वो कह रहा है।
पूर्व अमेरिकी नौसेना पायलट और एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव शाइबनर ने भी ऐसा ही दावा किया है। उनके मुताबिक अहमदाबाद प्लेन क्रैश पायलट की गलती से हुआ हो सकता है। पायलट ने वक्त पर लैंडिंग गियर नहीं उठाए और टेक ऑफ के दौरान ठीक से विमान के फ्लैप्स को एडजस्ट नहीं किया। ये सब अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन अभी पूरी जांच होगी तब पता चलेगा कि सच क्या है। इस थ्योरी को लेकर दूसरे एविएशन एक्सपर्ट ही नकार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कैप्टन सबरवाल जैसे अनुभवी पायलट से ऐसी सामान्य चूक हो ही नहीं सकती। एक्सपर्ट्स तो यह भी दावा कर रहे हैं कि किसी भी विमान के क्रैश होने की जिम्मेदारी पायलट पर डाल देना एयरलाइंस कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता रहा है कभी बीते सारे सालों से। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे इंश्योरेंस क्लेम करने में आसानी होती है और क्रैश में मारे गए पायलट भी अपना बचाव नहीं कर सकते। अगर भारत की बात करें तो बड़े विमान क्रैश की घटनाओं की जांच में ज्यादातर पायलट की गलतियों को ही वजह बताया गया। जैसे 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बोइंग विमान रनवे पर फिसलकर 4 टुकड़ों में टूट गया। इस हादसे की जांच में पायलटों के प्रशिक्षण पर सवाल खड़े किए गए। 22 मई 2010 मंगलोर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रनवे से आगे निकलकर गहरी खाई में गिर गई, जल गई। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट थके हुए थे, जिसकी वजह से वो ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाए। 17 जुलाई 2000 पटना में अलायंस एयर का प्लेन बोइंग 737 लैंडिंग के दौरान रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट ने लैंडिंग के लिए गलत फैसला लिया। 14 फरवरी 1990 बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयरबस A320 लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट नए एयरबस A320 के कॉकपिट डिजाइन से परिचित नहीं था। अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश किसकी गलती से हुआ, क्रैश की वजह क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और यह जांच सिर्फ भारत की एजेंसियां नहीं कर रही, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स के साथ बोइंग कंपनी की टीम भी इस प्लेन क्रैश की जांच में जुटी हुई। लेकिन क्या है सच, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल लोग बहुत घबराए हुए हैं प्लेन में बैठने को लेकर, लेकिन आजकल लोग बाढ़ और बारिश से भी घबराए। पाठशाला में अगला चैप्टर, पहले जानलेवा गर्मी, अब मॉनसून आया तो क्या नया संकट लाया। गजब सैलाब, गुजरात समेत कहां से आ गई बाढ़ बारिश के हैरान कर देने वाली तस्वीरें, अब उसका चैप्टर खोल रहा हूं। मतलब पता नहीं कैसा ही टाइम चल रहा है भाई, कि लग रहा है कि सारी आफत हमारे ऊपर ही आ गई है। एक के बाद एक हादसे पहले हो रहे थे, फिर प्लेन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगे, ऊपर से मौसम ने अलग ही परेशान कर रखा है। पहले ऐसी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही थी, ये एसी फेल हो जा रहे थे, एसी ब्लास्ट हो जा रहे थे। अब मौसम ऐसा बदला कि बादल ब्लास्ट होने लगे। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का अचानक अटैक हो गया है। देश में नॉर्थ टू साउथ आसमान गरज रहा है, बादल बरस रहे हैं, जिससे कई हिस्सों में बारिश गर्मी से राहत कम, आफत ज्यादा बनकर आई है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं और झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन मौसम विभाग का रेड अलर्ट कह रहा है कि सावधान रहने की जरूरत है भाई, क्योंकि ये बारिश तूफान और ओलों के साथ मुसीबत बरसा सकती है। कैसे बारिश ने गुजरात के आधे से अधिक हिस्से को जलमग्न कर दिया है, इसे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मूसलाधार बारिश कैसे लोगों का बुरा हाल कर रही है, उसकी भी एक झलक देखिए। गुजरात से तो गजब की तस्वीरें आ रही हैं। गुजरात के भावनगर में कैसे बारिश ने बेहाल कर रखा है लोगों को, आप इन तस्वीरों से देखिए। सड़क पर सैलाब बह रहा है, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, यहां तक कि लोग कहीं आने जाने के लिए रस्सियों के सहारे चल रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर भावनगर के ही एक स्कूल से आई। कैसे स्कूल में बच्चे सैलाब की चपेट में फंस गए। प्रशासन ने आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। किसी बच्चे को कंधे पर बिठाया तो किसी को रस्सी की मदद से सैलाब से बाहर निकाला गया। भयंकर सैलाब के चलते एक पुल खिलौने की तरह बह गया। बताया जा रहा है कि बुधाना से पालीताना हाईवे रोड को जोड़ने वाला पुल पानी में बह गया। आप देखिए कैसे पुल बह रहा है भाई, ये पुल बहता चला जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हाईवे को फिलहाल बंद करना पड़ा। ये देखिए कैसे बह गया भाई पूरा मामला। एक और तस्वीर देखिए, भावनगर का डैम कैसे ओवरफ्लो हो रहा है। डैम से लेकर सड़कें, घर, सब कुछ पानी पानी है। हाईवे बंद है, लोग छतों पर चढ़े हुए। भावनगर में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग अब बस आसमान की ओर देख रहे हैं कि भाई रुकोगे कब, ऐसी हालत हो रखी। अब बात करता हूं अमरेली की। यहां भी बारिश ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। इस बस को देखिए,
यह बस अमरेली से गारियाधार जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में सैलाब में फंस गई। फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। पानी की तेज धार में बस ऐसे डोलती दिखी जैसे किसी खिलौने की तरह हिल रही हो। आप तस्वीर देखिए भाई, बस है पूरी। वो तो लोगों ने शुक्र मनाया प्रशासन का, जिन्होंने वक्त रहते यात्रियों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाल लिया। अब अमरेली के धातरवड़ी डैम का हाल देखिए, कैसे ओवरफ्लो होकर लोगों को डरा रहा है। अमरेली की सड़कों पर भी पानी की तेज धार बह रही है, यहां तक कि बिजली के खंभे तक ढह गए। सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग घरों में कैद हैं और बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अमरेली के लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि यह जल प्रलय किसी तरह रुक जाए। गुजरात में बारिश का कहर यहीं खत्म नहीं होता। जूनागढ़ में तो बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जूनागढ़ में देखिए कैसे सड़कें तालाब बन गई हैं और आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़कों पर पानी के साथ साथ चक्का जाम हो गया। ट्रैफिक जाम के बीच देखिए कैसे ये स्कूल की बस गड्ढे में फंस गई। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन राहत की बात यह थी कि सभी को बिना किसी नुकसान बाहर निकाल लिया गया। देखिए बस की हालत। और अब गुजरात के बोटाड का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद यहां के तमाम इलाकों में पानी घुस गया। देखते ही देखते कमर तक पानी भर गया। नतीजा यह हुआ कि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे। दुकानें बंद और सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस गुजरात के समंदर में इस इलाके को समंदर ने लील लिया। बारिश ने गुजरात के इन शहरों को जैसे पानी के हवाले कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि गुजरात में बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं है। इधर गुजरात में कुदरत का कहर दिखा, उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बड़ा हादसा हो गया। नदी की तेज धार में एक गाड़ी फंसी गई। जेसीबी की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि पर्यटक नई गाड़ी लेकर दिल्ली से सोलन घूमने के लिए आए थे। पर्यटकों ने स्टंट दिखाने के चक्कर में गाड़ी नदी में उतार दी। इस दौरान नदी में पानी कम था, लेकिन अचानक से नदी में बाढ़ आ गई, जिससे गाड़ी यहां पर फंस गई। बहाव तेज होने की वजह से गाड़ी जो है वो नीचे खिसकने लगी। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर जेसीबी मशीन बुलाई गई और उसके बाद गाड़ी को निकाला जा सका। मतलब गाड़ी तो पानी में गई ही, पैसा भी पानी में गया।